हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर लेकर यहां पे उपस्थित हुआ हूं, जो कि यह अनसॉल्व पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है और यह पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यह आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु विगत वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन है। यानी इसमें प्रीवियस ईयर के कई साल के प्रश्न पत्र का इसमें संकलन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने साल के प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं। 2018 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे प्रत्येक ईयर में आपके 7 सेट बनते हैं और यहाँ पे 2018 से लेकर 24 तक के सभी सेट इस अनसॉल्व पेपर में हैं। अगर आप किसी 2 साल के सभी सेट्स को यानी 2023 और 24 के सभी सेट्स को आप कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से बोर्ड एग्जाम में आपको 90 प्लस मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं इस चैनल पर आपको यह पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। 2024 का मॉडल पेपर हो चुका है और 2023 का इसके पहले 5 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज छठा सेट का पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 822 EB और यह पेपर 2023 का है और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 में हम सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं और पार्ट 2 में अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, विस्तृत उत्तरी सभी प्रकार के प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा और अपना एक नोट्स जरूर तैयार करिएगा। प्रत्येक प्रश्न का हल ध्यानपूर्वक जरूर समझिएगा। एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर है तो यह मत सोचिएगा कि नहीं मेरे पास राजीव प्रकाशन का नहीं है तो मैं हल नहीं कर पाऊंगा। वहां पे भी आपको यह पेपर देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा यह मैं बताता हूं आपको। देखिए, आपको अपने अनसॉल्व पेपर में किसी भी प्रकाशन का हो तो वहां पे यह पेपर कैसे मिलेगा। आपको 2023 के पेपर में जाना है और आपको इस पेपर कोड को ध्यान में रखना है। किस पेपर कोड को? 822 EB। जब इस पेपर कोड को आप वहां पे ढूंढेंगे तो आपको यह प्रश्न पत्र मिल जाएगा। हाँ, वहां पे वह सेट 6 न होकर कोई और सेट हो सकता है। सेट 1, सेट 2, सेट 3 कोई और सेट हो सकता है। बस कोड नंबर आपको ध्यान रखना। इस कोड नंबर से आप ढूंढेंगे तो आपके अनसॉल्व पेपर में यह प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन है 18,25, सेकंड ऑप्शन है 5,15, थर्ड ऑप्शन है 7,21 और फोर्थ ऑप्शन है 31,93। देखिए, सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं, ठीक है ना, ऐसी संख्याएं जिनका अगर हम HCF निकालें तो 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन न मिले तो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ऐसे जब प्रश्न दे तो आपको सीधा ऑप्शन की तरफ चलना है। पहला ऑप्शन देखिए 18,25। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यही आपका आंसर होगा। क्यों होगा यह समझिए। 5 और 15 इसका जब HCF करेंगे तो देखिए 5 के पहाड़ा में 15 आता है, 7 के पहाड़ा में 21 आता है, 31 के पहाड़ा में 93 आता है 3 बार में। लेकिन 18 और 25 में कोई भी संख्या अगर इसका हम गुणनखंड करें, देखिए 18 का अगर गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 18। फिर आपका 25 का आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब अगर इसका HCF हमें निकालना हो तो इनमें कोई भी संख्या हमें कॉमन नहीं मिल रही और जिसके HCF में कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो 1 होता है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 ऑलरेडी छुपा रहता है। ठीक है, तो इसका अगर आंसर हमें निकालना होगा तो HCF 1 होगा और जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग है। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है 8। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। 144 इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है ना, 144 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए 144 इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छके 12,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 नवा 18, फिर आपसे कर यहाँ पे 3 से अब डिवाइड करेंगे तो 3 3 के 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3, यानी 144 के जो खंड हुए कितने हुए, 4 बार 2 आया हुआ है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 बार 3 आया हुआ है, यानी 3 गुणे 3। अब प्रश्न में आपसे कह क्या रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। अब इसको अगर घात के रूप में लिखें तो देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 पे 4 घात, और 3 कितनी बार है, 2 बार। अब घातों का योग यहाँ पे 4 घात, यहाँ पे 2 घात, तो घातों का योग, अगर घातों के योग की बात करें, ठीक है ना, घातों की योग या घातों का योग, ठीक है ना, योग, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस यम वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना, यहाँ पे यही प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि यम के किस मान के लिए समीकरण x माइनस 2y प्लस बराबर 3 तथा 3x प्लस यम वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे m बराबर -6, सेकेंड ऑप्शन है m बराबर 0 केवल, थर्ड ऑप्शन है m इक्वल टू नॉट -6, और फोर्थ ऑप्शन है m इक्वल टू नॉट 0। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अद्वितीय हल के लिए, तो देखिए अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन होती है वह होती है a1 बटे में a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे में b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे में c2। यह कंडीशन होती है अद्वितीय हल के लिए। ठीक है ना, यह कंडीशन होती है अद्वितीय हल के लिए। अब देखिए जब यह कंडीशन होती है अद्वितीय हल के लिए, तो अब यहां से क्या करेंगे, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, यहां से a1 a2 और b1 b2 का मान रखेंगे। तो देखिए यह पहला जो मान होगा इसके गुणांक में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो यह a1 का मान, यह b1 का मान, यह c1 का मान, यह आपका होता है a2, यह होता है b2 और यह होता है c2। यहाँ पे किसी दो को हम लेकर चलेंगे। चलिए इन दोनों को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यम का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान रखते हैं। देखिए a1 का मान यहाँ पे x के गुणांक में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 बटे में a2 का मान, तो x के गुणांक में यहाँ पे 3 है, तो 3 इक्वल टू नॉट b1 का मान, b1 का मान है देखिए यहाँ पे -2, तो यहाँ पे -2, b2 का मान यहाँ पे देखिए y का गुणांक m है, तो m। यहाँ से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे और ऐसे गुणा कर देंगे, तो यम का गुणा 1 में होगा तो यम होगा, और यहाँ पे इक्वल टू नॉट 3 दूनी 6 और माइनस है तो माइनस, तो यम इक्वल टू नॉट -6, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ है यम इक्वल टू नॉट -6, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है, 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है x बराबर 6, y बराबर 2, सेकेंड ऑप्शन है x बराबर 3, y बराबर 4, थर्ड ऑप्शन x बराबर 3, y बराबर 8, और फोर्थ ऑप्शन x बराबर 0, y बराबर 6। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके आंसर को समझते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ से इन दोनों समीकरणों की सहायता से x और y का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से x और y का मान ज्ञात करते हैं। देखिए अब इसको किसी भी विधि से इसको हल करके x और y का मान निकालना। चलिए इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 2, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 प्लस 2y, और यही x का मान, चलिए इसको समीकरण 1 अगर बना दें तो समीकरण 1 में रखना है x का मान। चलिए तो यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 में x का मान, तो यह 2 यहाँ पे है गुणांक में, x के स्थान पे वह मान रख दें 2 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 18। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको हल करते तो 2 का गुणा करके ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, इसका गुणा इसमें होगा तो 4, फिर इसमें 2 में होगा तो 4, और y है तो y प्लस 3y बराबर 18।
ठीक है ना। 4 और 3 7, यह हो जाएगा 7y बराबर, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 18 माइनस 4, 18 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 14, y बराबर क्या हो जाएगा, यह 7 जब इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, यानी 7 दूनी 14, तो y का मान आ गया 2। अब यही y का मान, चलिए इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, तो y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 2 में जब रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको हल कर लेंगे तो 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यानी x बराबर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब हमें यही दोनों मान ज्ञात करने थे x और y का, तो x बराबर 6 और y बराबर 2। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x बराबर 6 और y बराबर 2 पहले ही ऑप्शन में आया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर प्रश्न नंबर 4 के लिए। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है +1, सेकेंड ऑप्शन है +-1, +-1 और थर्ड ऑप्शन है -1, फोर्थ ऑप्शन है 5। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है यह समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 देखिए, समीकरण हमने लिख रखा है। प्रश्न नंबर 5 अनेक हल के लिए आपका कंडीशन होता है, जैसे आपने प्रश्न नंबर 3 में देखा, तो इसके लिए कंडीशन होता है कि a1 बटे में a2 बराबर होता है b1 बटे में b2 बराबर होता है c1 बटे में c2, c1 बटे में c2, यह कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि सभी मानों को रख देना है, ठीक है ना, और हमें निकालना किसका है, के का मान निकालना है। तो हम किसी दो को लेकर एक साथ हल करेंगे, चाहे इन दोनों को एक साथ ले लें, चाहे इन दोनों को एक साथ ले लें, हमें के का मान मिल जाएगा, ठीक है। a1 a2 कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे a1 यह है, यह b1 है, गुणांक जो है चर का जो गुणांक होगा वह, ठीक है ना, यह c1 है, यह आपका a2, यह आपका b2 और यह आपका c2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मान को रख देंगे a का, यहाँ a1 का मान क्या होगा, x का गुणांक, तो x का गुणांक है 1। इन दोनों को एक साथ लेकर हल कर रहे हैं और k का मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो a1 का मान है 1 बटे में a2 का मान है k, तो 1 बटे में k बराबर b1 का मान देखिए, y का गुणांक क्या है k, तो यहाँ पे k, और b2 का मान देखिए यहाँ y का गुणांक है 1, तो यहाँ पे 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे और ऐसे तिरछा गुणा कर लेंगे, तो k का k में गुणा तो k स्क्वायर, 1 का 1 में गुणा तो 1। अब यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाता है, प्लस माइनस लग जाता है, +-1, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में यह आया हुआ है +-1, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, यदि 1 बटे में x स्क्वायर -2 बराबर 1 बटे में 7, तो x का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है +-2, सेकेंड ऑप्शन है +-1, थर्ड ऑप्शन है +-3, फोर्थ ऑप्शन है +-5। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके आंसर को समझते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6, अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, तो यहाँ से हमें हल करने के लिए क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुणा करना है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ऐसे। तो देखिए 1 का गुणा अब इसमें होगा तो यही आएगा, यानी x स्क्वायर -2 बराबर 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 ही होगा, ठीक है ना। 2 का पक्षांतर कर देते हैं, तो x स्क्वायर बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे तो यह 7 तो पहले से, या 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा 9, ठीक है ना, 7 और 2 9। अब इसका वर्गमूल ले लेना है, यहाँ से x बराबर स्क्वायर जब हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, और यह 3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, यानी +-3। अब यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में आया हुआ है +-3, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर
सी में आपका +-3 आया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है, तो A का निर्देशांक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 3, 10, सेकेंड ऑप्शन है 10, 3, थर्ड ऑप्शन है -10, 3 और फोर्थ ऑप्शन है 3, -10। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र, तो हमने एक वृत्त बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका व्यास AB है और उसका केंद्र यहाँ पे दिया हुआ है 2, -3। बिंदु B के निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है 1, 4 और बिंदु A का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है आपका, यहाँ पे देखिए सूत्र होता है आपका मध्य बिंदु। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यह मध्य बिंदु है, यह मान आपका होता है x1, यह होता है y1 और यह होता है आपका x2 और यह होता है y2 और यह होता है x और यह होता है y। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है मध्य बिंदु के लिए यानी निर्देशांक के लिए, x बराबर यह होता है आपका x1 + x2 / 2 और y के लिए होता है यहाँ पे y1 + y2 / 2। यहाँ से अब सभी मानों को रख देना है। x1 का मान देखिए क्या है, x है, तो यहाँ पे रखेंगे x प्लस y1 x2 का मान है 1, तो 1 / 2। x का मान यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 बराबर। अब इसी को हल करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, इसी को हल करके क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का 2 में गुणा तो 4 हो जाएगा, यानी x + 1 बराबर 4। x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे 1 का, तो 4 - 1। ठीक है ना, 4 - 1 बराबर 3, यानी x का मान आया 3। ठीक, x का मान क्या आया 3। अब यहाँ से y का मान ज्ञात करते हैं, तो y के मान के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना, यह आपका x जो है कैपिटल होगा क्योंकि यहाँ पे 20 माल में है और यह y भी कैपिटल होगा। ठीक है ना, यहाँ से देखिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका y1 + y2, तो y1 का मान देखिए यहाँ पे y है। ठीक है, y1 का मान y और y2 का मान है 4/2। यहाँ से y का मान आपका क्या है -3, तो यहाँ पे -3 रख देंगे, -3 बराबर y + 4/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तिहाई 6। ठीक है ना, तो यहाँ से y + 4 बराबर -6। इसका पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा -6, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर -10। यानी इस बिंदु के जो निर्देशांक हुए, पहले x का मान होता है फिर y का मान। इस बिंदु A का निर्देशांक पूछ रहा था, तो यहाँ पे 3, -10 यह बिंदु A का निर्देशांक हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है 3, -10। ठीक है ना, x का मान 3 और y का मान -10, तो 3, -10 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आपका आया हुआ है 3, -10, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है 9। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, k का मान ज्ञात करते हैं। देखिए जब मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है आपका b² - 4ac बराबर 0। अब abc का मान कैसे आएगा, तो इसकी तुलना हम करेंगे किससे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो हमें a का मान क्या मिलेगा, देखिए a का मान वह होगा जो यहाँ पे x² का गुणांक होगा। x² से x² कैंसिल आउट, a बराबर 3 हो गया। ठीक है ना, तुलना करने पर तो a बराबर 3, b बराबर क्या हो जाएगा -12, b बराबर -12 और c बराबर क्या हो जाएगा k, c बराबर k। अब यहाँ पे सभी मानों को रख देना है, तो b का मान -12, -12 का स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है k बराबर 0। 12 का स्क्वायर होता है 144 और स्क्वायर होगा तो यह माइनस प्लस में बदल जाएगा क्योंकि जब 2 बार गुणा होगा तो अब पॉजिटिव हो जाएगा। 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 12 के बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे 144 का, तो देखिए 12 के बराबर इधर आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा।
अब देखिए माइनस लगाए नहीं है, बता रहे हैं आपको, यहाँ माइनस होगा और इधर भी माइनस है, तो यह माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हमने प्लस में लिख दिया है। यहाँ से के का मान निकालेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, इधर 12 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी के बराबर आ गया 12। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका 12 आया हुआ है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 12 फर्स्ट ही ऑप्शन में आया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हों परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न कहलाती हैं, तो वह आकृतियां क्या होंगी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हों, आकार समान का मतलब कि वह देखने में एक तरह की हों परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं। अमाप का मतलब कि वह माप में अगर नापा जाए तो उनकी जो माप है वह एक समान न हो, तो वह क्या कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जब उनकी अमाप समान नहीं है तो समान आकृतियाँ ठीक है होंगी नहीं, ठीक है ना, समान आकृतियाँ। अब कह रहा है समरूप आकृतियाँ, पहले ऑप्शन समझ लीजिए, समरूप आकृतियाँ, सममित आकृतियाँ और सर्वांगसम आकृतियाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला हुआ है कि दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हों, आकार समान का मतलब देखिए कोई भी आकृति हम मान लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। मैं कहूँ कि चलिए वो आकृति सपोज हम मान लेते हैं कि यह एक आयत है, ठीक है, आयत है, ठीक। दूसरा आयत यह भी है, छोटा है। अब कह रहा है कि उनकी आकार तो यह समान है लेकिन आवश्यक रूप से बोला हुआ है आमाप आवश्यक रूप से समान न हो। तो देखिए जब अगर यह आकार समान है तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्यों समरूप होंगे यह समझिएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज में, समरूप आकृति में, ठीक है ना, उनके आकार समान होने चाहिए, मतलब जो दोनों देखने में एक तरह के होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए या उनका अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखिए इसका अनुपात बराबर हो जाए, इस भुजा का इस भुजा का और इस भुजा का इस भुजा का, तो यह दोनों आकृतियाँ क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। या समरूप के लिए ही यह कंडीशन होती है, ठीक है ना, जो कंडीशन दी हुई है वह समरूप के लिए होती है। सर्वांगसम नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वांगसम के लिए सभी अंग समान होना चाहिए, यानी अगर यह 4 सेंटीमीटर तो यह भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, या अगर 3 सेंटीमीटर है तो यह भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब यह सर्वांगसम होंगी, ठीक है। और तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, समरूप आकृतियाँ हो जाएंगी, यानी दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हों और अमाप आवश्यक रूप से समान न हो, तो वह क्या कहलाती हैं, वह कहलाती हैं समरूप आकृतियाँ, ठीक है ना। यह जो है चैप्टर जब पढ़ाए हुए थे तो उसमें यह पॉइंट आया हुआ था, तो आकृति कौन सी हो जाएगी, समरूप आकृति हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। समझिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे देखिए प्रश्न यहाँ पे बोला हुआ है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है और कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को आपको समझाने वाले हैं, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 10 आपसे कह क्या रहा है। पहले दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले ही आपको आंसर बता देते हैं, हल करके भी बताएंगे, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न कई साल आया हुआ है। फिलहाल अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। देखिए जिन जिन प्रश्नों पे स्टार लगा हुआ है वो आपके सिलेबस से कट गए हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि पीछे के प्रश्न भी रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को करना जरूरी है। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दे, समरूप त्रिभुजों और उनका क्षेत्रफल पूछे, तो इन दोनों भुजाओं का वर्ग कर देना है, जो अनुपात दिया हुआ है 3 3 9 5 5 25 9:25, यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है आपका यहाँ पे, अगर मान लें हम कि वह त्रिभुज दो त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज आपका देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC और एक है PQR, ठीक है। तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, यानी यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। अब यह जो अनुपात दिया हुआ है भुजाओं का, संगत भुजाओं का जो अनुपात दिया हुआ है, हम मान लेते हैं, ठीक है ना, कि इस त्रिभुज की संगत भुजा 3 और इसकी 5 है। तो अब इसका जो फार्मूला होता है वह होता है उनके भुजाओं का वर्ग होता है, यानी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी AB का संगत क्या है, PQ, और इन दोनों का वर्ग इसके बराबर होता है। यह सूत्र होता है आपका। अब यहाँ पे मान रखिए
ए बी का मान है 3 और पी क्यू का मान है 5, इसका वर्ग। तो यह वर्ग जो होगा दोनों का होगा, 3 का वर्ग भी होगा 5 का भी वर्ग होगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 3 का वर्ग 9 अनुपात में लिखना है और 5 का वर्ग 25, यानी 9:25। यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, पहले ये आंसर तो आपको हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 9:25। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों तो वह त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज संभव नहीं। तो देखिए एक एक पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पे भुजाएं दी गई हैं। अब देखिए हम मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए कि वो हम मान लेते हैं कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन क्या होती है? समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है और कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे यह दिखा दें कि इन दोनों भुजाओं का वर्ग इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तब वह सिद्ध हो जाएगा कि समकोण है। ठीक है ना। तो चलिए पहले यहाँ पे आकृति देखते हैं और समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है और वह एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। ठीक है, या एक त्रिभुज बनाया हमने जहाँ पे साइडें हमने लिख रखा है। अब देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है, तो यहाँ पे कर्ण को हमने 5 दिखाया और इन दोनों को 3 और 4 दिया था, तो उसको हमने दिखा दिया। अब अगर हम मान लेते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण क्या होगा? देखिए यह 90 डिग्री होगा, सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AB² बराबर क्या हो जाएगा? AC² प्लस BC², AC² प्लस BC²। AB का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर AC का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, BC का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25 बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर्ण का जो वर्ग है वह लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर, यानी दोनों बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं समकोण त्रिभुज यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे बोला हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज हमने बनाया हुआ है। ठीक है ना। एक है आपका त्रिभुज ABC और एक है PQR, और बोला हुआ है कि यह दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। देखिए यह दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं, यानी त्रिभुज ABC यह समरूप है त्रिभुज PQR के। अब समरूप है तो इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह आपस में बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहां से देखिए यह क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात, यानी AB बटे में, AB का संगत यहाँ पे क्या है? PQ, तो AB बटे में PQ बराबर AC बटे में PR, AC बटे में PR बराबर BC बटे में QR। ठीक है, BC बटे में QR। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करना है आपको। मान लेते हैं कि यह भुजा अगर यक्स है, ठीक है, तो इसको हम यक्स के बराबर मान लेते हैं। अब जब इसको यक्स के बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए आप जानते हैं कि जो परिमाप होता है त्रिभुज का, जो परिमाप होता है वह तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी अगर हम इसके परिमाप की बात करें, देखिए परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, यही होगा ना। यहाँ से परिमाप क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करें? और इस त्रिभुज का भी परिमाप वही होगा, PQ प्लस QR प्लस PR। अगर दूसरे त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो वह क्या हो जाएगा? देखिए दूसरे त्रिभुज का जो परिमाप होगा, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप,
और यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। तो इसका हो जाएगा पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, यह तो परिमाप हो गया। अब यहाँ से देखिए, अगर यक्स हमने माना हुआ है और प्रत्येक को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यक्स पी क्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर यक्स पी क्यू। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी बराबर यक्स पी आर, ए सी बराबर यक्स पी आर, बी सी बराबर यक्स क्यू आर, बी सी बराबर यक्स क्यू आर। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, यही मान अगर यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे चलिए इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या मिलेगा, ए बी ए सी बी सी का मान अगर रख दें तो ए बी का मान देखिए यक्स पी क्यू, तो यहाँ पे एक्स पी क्यू प्लस बी सी का मान एक्स क्यू आर प्लस ए सी का मान एक्स पी आर। ठीक है, यहाँ से हमें यक्स कॉमन मिल रहा है, यक्स कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना, यक्स क्या मिल रहा है, कॉमन, और यक्स कॉमन मिल रहा है और यह क्या हो गया, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, हमने समीकरण 1 में रखा और यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुजों का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, या पहले त्रिभुज का परिमाप है या दूसरे त्रिभुज का। तो यहाँ पे उन्मानों को रख दें, ठीक है ना, उन्मान को रख दें। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 10, तो यहाँ पे रख देंगे 10, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 10, तो यहाँ पे रख दिए 10 बराबर यक्स गुणे यहाँ पे पी क्यू क्यू आर पी आर, इसका जो परिमाप है वह है 15। यहाँ से यक्स का मान निकाल लें तो यह 15 कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी 10 बटे में 15 बराबर यक्स, 5 दूनी 10 और 5 तियाएं 15। अब हमने यही माना था, यह जो भुजा थी 2/3, हमने क्या माना था कि इसका जो अनुपात है यह जो है आ गया, यक्स का मान आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे किसी भुजा को ले सकते हैं क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, अनुपात बराबर हैं, तो यक्स हमने माना है तो किसी भी अनुपात को हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमने यह दिखा दिया कि यक्स के स्थान पे हमने क्या रख दिया, ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू, और उसका अनुपात क्या आया यहाँ पे 2/3। अब आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हुआ है और यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में हमने बताया है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उन भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, या ए बी बटे पी क्यू का वर्ग। अब ए बी और पी क्यू का मान क्या है, 2/3, इसका वर्ग करेंगे तो दोनों का वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, अनुपात में लिख देते हैं 3 का वर्ग 9, यानी 4:9, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है 4:9, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 17/8, सेकंड ऑप्शन है 8/17, थर्ड ऑप्शन है 4/3, फोर्थ ऑप्शन है 15/17। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसके आंसर को। तो देखिए कैसे हल करेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर 8/15। अब आप जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वह cot थीटा का उल्टा होता है, यानी इसी मान को अगर हमें cot थीटा का मान चाहिए तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। क्या होता है, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा का मान है 8/15, और जब यह इस रूप में होगा तो इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम हो जाता है, 15 अंश में चला जाएगा और 8 हर में। यह हो गया cot थीटा का मान। अब प्रश्न में आपसे पूछा किसका है, देखिए कोसेक थीटा का मान आपसे पूछा हुआ है। आपने त्रिकोणमिति सर्वसमीका का फार्मूला पढ़ा होगा कि कोसेक, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है वह होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा, यह आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मान रख दें और इसको हल कर लें। तो देखिए मान रखेंगे तो 1 +
कॉट थीटा का मान है 15/8 स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 15/8 का स्क्वायर। ठीक है, इधर लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हल कर लेंगे तो 1 + 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इसका इसमें हो जाएगा गुणा, ठीक है ना, एक में, तो यह हो जाएगा आपका 64 + 225। गुणा मतलब आपका एलसीएम ही लिया गया है, सिंपल यही समझिएगा। 64 आपका एलसीएम हो गया, अब हल करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं तो 5 4 9, ठीक है ना, 5 4 9 6 2 8 और 289/64। हमें कोसेक थीटा का मान चाहिए, तो स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर यह रूट में हो जाएगा। रूट में 289 और बटे में 64। 289 होता है 17 का स्क्वायर और 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो 17/8 यह हो जाएगा आपका कोसेक थीटा का मान। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है 17/8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही ऑप्शन में आया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर 17/8। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 20 और फोर्थ ऑप्शन है 25। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, 2 का हम कर देंगे पक्षांतर। क्या कर देंगे? 2 का हम पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए cos 3 थीटा बराबर 2 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए cos किसका मान 1/2 होता है, तो आप जानते हैं कि cos 60 का मान 1/2 होता है। तो cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश। cos से cos क्या हो जाएगा, कंपेयर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3 थीटा बराबर 60 अंश। थीटा का मान चाहिए तो यह 3 इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, यानी इससे इसको कट कर देंगे, 3 दूनी 6, थीटा बराबर 20 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर 20 डिग्री, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका 20 डिग्री आया हुआ है, तो यह हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। 2 वृत्तों की परिधों में 3:2 3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 7:9, सेकेंड ऑप्शन है 4:9, थर्ड ऑप्शन है 2:3 और फोर्थ ऑप्शन है 9:4। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, उनके परिधों का अनुपात बोला हुआ है, तो वृत्त के परिधि का आप फार्मूला जानते हैं, वो होता है 2πr। यह वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे चूंकि दो परिधि हैं, 2 वृत्त के परिधि हैं, तो इसकी त्रिज्याओं को हम R1 और R2 मान लेंगे और अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ से उन अनुपातों को भी बराबर कर देंगे। अनुपात है 3:2, तो यह 3/2। यहाँ से 2π से 2π कट गया, R1 का मान आ गया 3 और R2 का मान आ गया 2। अब यहाँ से उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हुआ है, किसका? वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात के लिए आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला जानना पड़ेगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। πr²। अब त्रिज्याएं हैं, तो एक त्रिज्या R1 हो गई और दूसरी R2 हो गई, यही जो मान दिए गए हैं। ठीक है, पाई से पाई कट गया, R1/R2, तो R1/R2 आया आपका। देखिए R1/R2 और दोनों पे स्क्वायर है, तो हम ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या करेंगे, मान रख देंगे। या R1 का मान है 3 और R2 का मान है 2, तो 3/2 और इसका स्क्वायर, या सिंपल कर सकते हैं कि R1/R2 का मान यही है। ठीक है ना, तो अब इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, या स्क्वायर दोनों का होगा, अंश और हर दोनों का, 3 का भी 2 का भी, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अनुपात चाहिए तो 9:4, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 9:4 कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 9:4 आया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। यदि एक समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, तो इससे इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। समझिएगा इस प्रश्न को ध्यान से। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या रहा है, कह रहा है कि एक समान त्रिज्या के, ठीक है, 2 अर्धगोलों को
यानी देखिए एक अर्धगोला यह है ऐसे, ठीक है, यह एक अर्धगोला है। फिर कह रहा है कि एक अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है। प्रश्न में एक बार प्रश्न फिर से समझिए, एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इससे नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधारों से जोड़ने का मतलब यह हुआ कि यह तो है ही और इसके ऊपर एक ऐसे अर्धगोला ऐसे लगा दिया गया है, ठीक है, और यह उसका आधार है और त्रिज्याएं दोनों की समान है, यानी त्रिज्या आर है। देखिए जब यहाँ पे एक नीचे अर्धगोला और ऊपर भी अर्धगोला हो गया तो यह पूरा एक गोला हो जाएगा। आकृति में एग्जैक्ट यह मतलब एग्जैक्ट गोला नहीं बन पाया है, ठीक है ना, आपको समझना है केवल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे पहले यह आपका अर्धगोला, अब इसका आधार यही आधार है, यह ऊपर वाला पोर्शन इसका आधार है और आधार से एक अर्धगोला और बनाया गया इस टाइप से, ठीक है। तो यह पूरा क्या हो गया, एक पूर्ण गोला हो गया। और पूर्ण गोला का आपसे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वह होता है आपका 4πr², ठीक है। या आप सिंपल कह सकते हैं कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। चूंकि दो अर्धगोले हैं तो 2πr², दो बार हो जाएगा क्योंकि दो अर्धगोले हैं, दोनों जोड़ दीजिए, 2 2 4, 4πr², ऐसे कह लीजिए। या दो अर्धगोले मिलाकर एक पूरा गोला हो गया तो उसके वक्र पृष्ठ का सूत्र लिख दीजिए, बात एक ही होगी। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा 4πr²। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को एक बार थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहले यह आपको बता दें, ठीक है, आप आंसर खुद बता देंगे। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में क्या क्या आता है वहां पे नहीं पूछा हुआ है, पहले आता क्या है, क्योंकि दोनों प्रश्न पूछता है। तो माध्य आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में, माध्यिका या माध्यक, बात एक ही है, ठीक है, माध्यक आता है और बहुलक आता है, ठीक, बहुलक आता है। अब प्रश्न को देखिए, आप खुद आंसर बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ है क्या नहीं है, प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो माध्य भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आते हैं। मानक विचलन यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रश्न को 2-3 रूपों में पूछता है। कभी कभी आपको मानक विचलन के स्थान पर वर्ग अंतराल, ठीक है, या इन तीनों में से कोई एक दे देगा। पिछले मॉडल पेपर में हम लोगों ने हल किया हुआ था, मॉडल सेट नंबर 5 में, ठीक है ना। तो इन तीनों में से कोई एक दे देगा और बाकी यह ऑप्शन जो है बढ़ा देगा, यानी मानक विचलन दे दिया, आपका वर्ग अंतराल दे दिया, संचयी बारंबारता दे दिया, और इसमें से कोई एक देगा और बोलेगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केवल यही तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो वह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकेंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 3 और फोर्थ ऑप्शन 6। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य इस प्रकार की संख्याओं का, अगर मतलब इस प्रकार से आपको नंबर दिया हुआ है तो उसका समांतर माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बटे में, सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो बोला हुआ है प्रश्न में कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1 से 9 तक का मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और टोटल पदों की संख्या का मतलब कि टोटल संख्याएं कितनी है, तो 9 है। इन सभी को जोड़ने पर आएगा 45, 45 बटे में 9 भाग दे देंगे तो 9 × 5 = 45, ठीक है, 5 हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 5 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 5 आया हुआ है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है, 16 तथा माध्य 15 हो तो बहुलक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन 18, थर्ड ऑप्शन 15 और फोर्थ ऑप्शन 17। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए
माध्यिका आपका दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसके लिए सूत्र बता देते हैं, और यह प्रश्न इस बार निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस प्रश्न का मतलब कि इस प्रकार का प्रश्न, क्योंकि हर मॉडल पेपर में सभी सेट में लगभग यह प्रश्न रिपीटेड है। तो यहाँ पे सूत्र होता है, इस सूत्र को एकदम गांठ मार लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका या माध्यक, ठीक है, माइनस 2 गुणे माध्य, यह सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ से सभी का मान रख दीजिए। 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का मान है 16 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का मान है 15। 16 का 3 में गुणा तो 16 तियाँ 48 माइनस 15 दूनी 30। 48 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 18, यानी बहुलक का जो मान आया, ठीक है ना, यहाँ से बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 18, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका 18 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका 18 आया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 20 और बहुविकल्पी के अंतिम प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अंतिम प्रश्न नंबर 20 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकेंड ऑप्शन है 5.2, थर्ड ऑप्शन है 5.4, फोर्थ ऑप्शन है 5.5। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन यह केवल बहुविकल्पी के लिए है, यह ध्यान रखिएगा। जब भी बहुविकल्पी में प्रश्न दिया जाए तब है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो वह 10 प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, सभी संख्याओं को लिख लेना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और इसकी माध्यिका कह रहा है। ठीक है, तो देखिए सभी का क्या करना, एक नंबर इधर से कट करना, एक नंबर इधर से, 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 एक इधर से, एक इधर से। अब लास्ट में जो बच जाए, अगर एक ही नंबर बचेगा तब तो वही माध्यिका हो जाती। अब यहाँ पे 2 नंबर बचे हुए हैं, तो माध्यिका के लिए हमें क्या करना है कि माध्यिका बराबर उन दोनों संख्याओं का जोड़ बटे में 2। तो यहाँ पे कर देंगे 5 + 6 बटे में 2, 6, 5, 11, 11 बटे में 2, भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 5.5। ठीक है ना, 5.5 भाग देने पर आ जाएगा। पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि इसका प्रयोग तभी करेंगे, यह शॉर्ट ट्रिक है, और इस ट्रिक का प्रयोग तभी करेंगे जब आपको बहुविकल्पी में इस टाइप का माध्यिका निकालने के लिए दे तब। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में आपका 5.5 आया हुआ है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि इस सेट को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस पार्ट में इतना ही, बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं, यानी वर्णनात्मक जो प्रश्न है, उसको पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और इसको नोट करना है अपनी कॉपी पर। क्या करना है, अपनी कॉपी पर आपको नोट करना है, ताकि लास्ट समय में अगर आप रिवीजन करना चाहें तो प्रत्येक प्रश्न को देख सकें। फिर वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, यानी आपको कमेंट करना है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट अपने 2-4 फ्रेंड तक जरूर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।